नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है, एनवीडिया। हाँ बिल्कुल, मतलब हाल ही में ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। सही कहा। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये कंपनी करती क्या है और अचानक इतनी जरूरी, इतनी बड़ी कैसे बन गई। तो आज हमने कुछ स्रोत इकट्ठे किए हैं इसे समझने के लिए। एक तो रेडिट थ्रेड है जहां आम लोग सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। अच्छा। फिर कंपनी की अपनी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट है Q2 फिस्कल 2026 वाली, और उनकी टेक वेबसाइट से भी कुछ जानकारी ली है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग एंगल से देखेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जरूरी बातें निकालें। एनवीडिया क्या बनाती हैं, उनकी सक्सेस के पीछे क्या है और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एनवीडिया असल में करती क्या है? रेडिट पर लोग कह रहे हैं कि ये स्पेशल कंप्यूटर चिप्स डिजाइन करते हैं, जीपीयूज। हाँ, जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। और रेडिट पर सही कह रहे हैं, वो डिजाइन करते हैं और अपने फील्ड में मतलब एआई और ग्राफिक्स में बेस्ट चिप्स बनाते हैं अभी। शुरू में तो ये गेमिंग के लिए थे ना, वीडियो गेम्स के लिए। बिल्कुल, शुरू में ये चिप्स गेम्स को रियलिस्टिक दिखाने, हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स रेंडर करने के लिए बने थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में मतलब कहानी पूरी बदल गई। कैसे? पता चला कि यही चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और यहीं से एनवीडिया की ग्रोथ रॉकेट बन गई। अच्छा, रेडिट पर किसी ने बड़ी अच्छी तुलना की थी, जैसे गोल्ड रश होता है ना। हाँ। सोने की दौड़। तो सब सोना खोजने भाग रहे हैं। एनवीडिया वो कंपनी है जो सोना नहीं खोज रही, बल्कि फावड़े और कुदाले बेच रही है। मतलब जीपीयूज बेच रही है। हाँ, ये एनालॉजी काफी चलती है। जब सोने की दौड़ हो तो फावड़े बेचो। एआई के इस दौड़ में चाहे कोई भी जीते, एनवीडिया के चिप्स तो चाहिए ही होंगे। तो बेसिकली वो एआई के लिए जरूरी टूल बना रहे हैं। एग्जैक्टली। एक और बात सामने आई रेडिट से, जो थोड़ी चौंकाने वाली है। एनवीडिया ये चिप्स खुद बनाती नहीं है, सिर्फ डिजाइन। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना। बनाती दूसरी कंपनियां हैं, जैसे TSMC ताइवान वाली, या पहले सैमसंग भी। बिल्कुल। एनवीडिया का मेन काम है डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वो ब्लूप्रिंट। असली मुनाफा और जो मार्केट वैल्यू है वो इसी डिजाइन और आईपी की वजह से है। ओके। TSMC जैसी कंपनियां, जिन्हें फाउंड्रीज कहते हैं, वो इन डिजाइन्स को असलियत में बनाती हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। उनके बिना चिप्स बनेंगे नहीं, ये भी सच है। लेकिन TSMC सिर्फ एनवीडिया के लिए नहीं बनाती। एप्पल, AMD और भी बहुत सारी कंपनियां अपने हाई एंड चिप्स उन्हीं से बनवाती हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है एक तरह से। लेकिन फिर भी ये सवाल तो आता है मन में, अगर बनाने की असली ताकत TSMC के पास है, तो एनवीडिया $1 ट्रिलियन कंपनी कैसे बन गई और TSMC क्यों नहीं? क्या सिर्फ डिजाइन इतना वैल्यूएबल है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो एनवीडिया अपने एआई चिप्स के लिए बहुत हाई प्राइस चार्ज कर सकती है, क्योंकि डिमांड जबरदस्त है और कंपटीशन अभी उतना नहीं है। अच्छा। तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। TSMC एक फाउंड्री है, वो बहुत सारे कस्टमर्स के लिए काम करती है। उनके मार्जिन उतने ज्यादा नहीं होते, वो वॉल्यूम पे खेलते हैं। दूसरा, स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर ग्रोथ को देखता है। एनवीडिया अभी एआई रेवोल्यूशन के बिल्कुल सेंटर में है, तो इन्वेस्टर्स को उसमें ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। और TSMC को भी बढ़ना है, लेकिन नई चिप फैक्ट्री लगाना वो मतलब अरबों खरबों डॉलर का काम है और उसमें सालों लगते हैं, बहुत मुश्किल है। तो उनकी ग्रोथ की रफ्तार शायद उतनी तेज ना मानी जा रही हो मार्केट द्वारा। समझ गया। अब थोड़ा ये समझते हैं कि ये जीपीयूज गेमिंग से एआई तक कैसे पहुंचे। आपने कहा एआई ट्रेनिंग के लिए कमाल के हैं, ऐसा क्या है इनमें? जीपीयूज की खासियत होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक साथ हजारों छोटे छोटे कैलकुलेशन करना। पैरेलल प्रोसेसिंग? हाँ, जैसे गेम में स्क्रीन पर हर पिक्सल का रंग, उसकी चमक, ये सब एक साथ कैलकुलेट करना होता है ताकि इमेज स्मूथ दिखे। जीपीयूज यही करने के लिए डिजाइन हुए थे। ओके। और एआई में? एआई में खासकर जब हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, तो एक गणितीय स्टेप होता है बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान शब्दों में। सोचिए, एआई एक स्टूडेंट है जो कुछ सीख रहा है। जब वो गलती करता है तो बैक प्रोपोगेशन वो तरीका है जिससे वो पीछे जाकर समझता है कि गलती कहाँ हुई और उसे कैसे ठीक करना है। अच्छा, सीखने का तरीका। हाँ, सीखने की प्रोसेस का जरूरी हिस्सा।
लेकिन इसमें अरबों खरबों बार कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं और ख़ास बात यह है कि ये कैलकुलेशन एक साथ पैरेलल में की जा सकती हैं। अरे वाह, तो मतलब हाँ, रिसर्चर्स ने देखा कि ये जो पैरेलल कैलकुलेशन की ज़रूरत है ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे ग्राफिक्स के लिए जीपीयूज करते हैं। अच्छा, तो गेमिंग के लिए बनी चीज अनजाने में एआई के लिए परफेक्ट निकल गई। बिल्कुल, और एनवीडिया ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने कूडा जैसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया। कूड़ा? हाँ, कूडा ने डेवलपर्स के लिए एनवीडिया जीपीयूज पर एआई प्रोग्राम लिखना और चलाना बहुत आसान कर दिया। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। रेडिट पर किसी ने बच्चों वाला उदाहरण दिया था, जैसे 10,000 नंबर जोड़ने हों। हाँ, मैंने भी देखा था। आप अकेले सीपीयू की तरह करेंगे तो रात लग जाएगी, पर 10,000 बच्चों को एक एक नंबर दे दो तो काम मिनटों में हो जाएगा। सब पैरेलल में काम कर रहे हैं जीपीयू की तरह। बिल्कुल सही उदाहरण है। एनवीडिया के चिप्स में ऐसे ही हजारों छोटे प्रोसेसर होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। और इसमें शायद इंटरनेट से मिले बड़े डेटा का भी हाथ होगा। एआई को सीखने के लिए डेटा तो चाहिए ही। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। पिछले 10-15 सालों में इंटरनेट से जो डेटा विस्फोट हुआ है वो एआई के लिए ईंधन बन गया। तो दो चीजें एक साथ हुई, बहुत सारा डेटा और उस डेटा को तेजी से प्रोसेस करने के लिए जीपीयूज की ताकत। मतलब परफेक्ट स्टॉर्म एक तरह से। हाँ, और नतीजा ये है कि आज कई मुश्किल प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन एआई मॉडल से मिलता है और उन मॉडल्स को बनाने और चलाने के लिए आपको अक्सर एनवीडिया के कार्ड्स चाहिए होते हैं। ये सब सुनकर तो लगता है भाई एनवीडिया का राज है। क्या वाकई कोई और टक्कर में नहीं है, खासकर एआई चिप्स में? देखिए, एआई ट्रेनिंग चिप्स में फिलहाल तो एनवीडिया का दबदबा है। रेडिट पर भी यही बात निकल कर आ रही है। वो सही टाइम पर सही प्रोडक्ट जीपीयू प्लस कुडा लेकर आए और टीएसएमसी के साथ उनकी पार्टनरशिप भी काम कर गई। कॉम्पिटिटर्स कौन है? एएमडी, इंटेल? हाँ, एएमडी कोशिश कर रहा है, उनके अपने जीपीयूज हैं। इंटेल भी कोशिश कर रहा है और गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने कस्टम एआई चिप्स बना रही हैं। तो फिर एनवीडिया को खतरा नहीं है? खतरा तो है, लेकिन एनवीडिया का जो इकोसिस्टम है, सॉफ्टवेयर कूडा का सपोर्ट और उनकी जो लीड है परफॉर्मेंस में, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। डेवलपर्स उनके प्लेटफॉर्म के आदी हो चुके हैं। इकोसिस्टम वाली बात। हाँ, वो बहुत मायने रखता है, लेकिन टेक में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अगर कोई वाकई में बेहतर या सस्ता विकल्प ले आता है तो चीजें बदल सकती हैं। सही बात है, लेकिन ये सब करने के लिए मतलब नया चिप डिजाइन करना, बनाना, इसमें तो बहुत पैसा और टाइम लगता होगा। बिल्कुल, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट, सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट और दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए एनवीडिया की लीड अभी बनी हुई है। अच्छा, रेडिट पे एक और बहस थी एआई बबल की। क्या ये एआई पूरा एक हाइप है, एक बुलबुला? और अगर है तो क्या एनवीडिया की वैल्यू सिर्फ इसी हाइप पर टिकी है? ये बहुत जरूरी सवाल है आजकल। देखिए, रेडिट वाले सोर्स के हिसाब से एनवीडिया खुद शायद बबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असली चीज बेच रहे हैं, जीपीयूज, और वो बिक रहे हैं धड़ल्ले से। उनके रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट असली हैं। लेकिन ये हो सकता है कि एआई इंडस्ट्री में थोड़ा बबल हो। मतलब बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ फंडिंग के दम पर चल रहे हैं। उनका अपना कोई सॉलिड रेवेन्यू मॉडल शायद अभी ना हो। अच्छा, तो अगर फंडिंग रुकी तो? हाँ, अगर वेंचर कैपिटल का पैसा आना बंद हो जाए और इन एआई कंपनियों को अपने असली खर्चे देखने पड़े, जैसे डेटा सेंटर का भारी बिल, बिजली का खर्चा, तो हो सकता है कई कंपनियां बंद हो जाएं। और उसका असर एनवीडिया पर? बिल्कुल पड़ेगा। अगर एआई कंपनियां बंद होंगी या अपना खर्चा कम करेंगी तो वो एनवीडिया से कम चिप्स खरीदेंगी। इससे एनवीडिया की सेल्स और प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ेगा। तो मतलब एआई बबल अगर फटता है तो एनवीडिया को भी चोट लगेगी। ये तो भविष्य की बात हुई। अब जरा प्रेजेंट में आते हैं। उनकी ताजा फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है Q2 फिस्कल 2026 की। नंबर्स क्या कह रहे हैं? नंबर्स तो मतलब कमाल के हैं। दूसरी तिमाही का टोटल रेवेन्यू था $46.7 बिलियन। 46.7 बिलियन एक तिमाही में? हाँ, ये पिछली तिमाही से 6% ज्यादा है और पिछले साल के इसी तिमाही से 56% ज्यादा है। 56% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। जबरदस्त। और उनका डेटा सेंटर बिजनेस जो एआई वाला है, वो तो और भी शानदार है। डेटा सेंटर का रेवेन्यू रहा $41.1 बिलियन। ये भी पिछले साल से 56% ज्यादा है। वाह। और इसमें खास बात यह है कि उनका जो नया प्लेटफॉर्म है ब्लैकवेल, उसका कंट्रीब्यूशन पिछले तिमाही से 17% बढ़ा है। ब्लैकवेल
इसकी बहुत चर्चा है। हाँ, सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा कि दुनिया ब्लैकवेल का इंतजार कर रही थी और डिमांड असाधारण है। ये नंबर्स इसी बात को दिखा रहे हैं। एआई चिप्स की भूख बहुत ज्यादा है। एक तरफ बबल की चिंता, दूसरी तरफ ये आसमान छूते नंबर, बड़ा विरोधाभास है। रिपोर्ट में और क्या खास था? इन्होंने शेयर होल्डर्स को भी खूब पैसा लौटाया है, करीब $24.3 बिलियन शेयर बायबैक और डिविडेंड के जरिए। बायबैक और डिविडेंड? हाँ, और आगे के लिए $60 बिलियन के और शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। मतलब कंपनी को अपने फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, और अगली तिमाही के लिए उनका अनुमान और भी ज्यादा है, करीब $44 बिलियन रेवेन्यू का। उनका ग्रॉस मार्जिन भी देखिए, 72 से 73% के बीच। 70 to 73%, मतलब हर $100 की सेल पर $72-73 का ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, ये दिखाता है कि प्राइसिंग पावर कितनी ज्यादा है उनके पास। वो अपनी कीमत तय कर सकते हैं। रिपोर्ट में चीन का भी जिक्र था शायद, H20 चिप्स। हाँ, रिपोर्ट में ये माना गया कि चीन को H20 चिप्स की बिक्री नहीं हुई। ये शायद अमेरिकी एक्सपोर्ट प्रतिबंधों की वजह से है, लेकिन इसके बावजूद बाकी दुनिया में डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ओवरऑल नंबर्स इतने अच्छे आए। तो मतलब चीन पे डिपेंडेंसी कम हो रही है या बाकी दुनिया की ग्रोथ उसे कवर कर रही है? हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, ये तो ही पैसों की बात। अब जरा प्रोडक्ट पर आते हैं। ये ब्लैकवेल क्या चीज है और क्या नया ला रहे हैं लोग? ब्लैकवेल उनका सबसे नया, सबसे पावरफुल चिप आर्किटेक्चर है। इसी पर बेस्ड वो कई नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जैसे सर्विस के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल जीपीयूज, यहाँ तक कि डेस्कटॉप पे चलने वाले एआई सुपर कंप्यूटर्स भी। डेस्कटॉप सुपर कंप्यूटर? हाँ, डीजीएक्स स्टेशन जैसा। और डेटा सेंटर्स को आपस में सुपर फास्ट स्पीड से जोड़ने के लिए नई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी भी लाए हैं, स्पेक्ट्रम XGS। तो सिर्फ हार्डवेयर नहीं, पूरा सिस्टम बना रहे हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ चिप नहीं बेच रहे हैं, पूरा एआई प्लेटफॉर्म, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। यूरोप में कई देशों और कंपनियों के साथ मिलकर ब्लैकवेल बेस्ड एआई फैक्ट्रीज बना रहे हैं। तो ये सिर्फ डेटा सेंटर और एआई तक ही सीमित नहीं है, वेबसाइट पर तो बहुत कुछ दिखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। गेमिंग तो उनका पुराना किला है ही, नए GeForce RTX 50 सीरीज कार्ड्स आ रहे हैं, DLSS जैसी टेक्नोलॉजी है। हाँ, गेमर्स के लिए तो एनवीडिया मतलब सब कुछ है। बिल्कुल, फिर प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन है, फिल्में, डिजाइन, इंजीनियरिंग के लिए RTX Pro GPUs। ऑटोमोटिव सेक्टर में सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए ड्राइव प्लेटफॉर्म है। कारों में भी? हाँ, ड्राइव AGX, थॉर चिप वगैरह। रोबोटिक्स के लिए जेटसन प्लेटफॉर्म है, और अब वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, जेनरेटिव एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर। मतलब जहां भी कंप्यूटिंग और एआई है, एनवीडिया वहां घुसने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली, वो कंप्यूटिंग का फ्यूचर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन चुनौतियां और रिस्क भी तो होंगे। एआई बबल, कंपटीशन की बात हमने की, और क्या चिंता है? एक बड़ी चिंता जो बार बार उठ रही है वो है इन सुपर पावरफुल चिप्स की एनर्जी खपत, खासकर ब्लैकवेल जैसे। बिजली बहुत खाते हैं ये। हाँ, बहुत ज्यादा। रेडिट पर किसी ने मजाक में लिखा था कि इनसे चलने वाले डेटा सेंटर इतने गर्म हो सकते हैं कि अपना लोकल वेदर सिस्टम बना दें। सीरियसली? मजाक था, लेकिन पॉइंट सीरियस है। क्या हमारे पास इन एआई सिस्टम्स को चलाने के लिए पर्याप्त क्लीन एनर्जी है? इनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? ये बड़े सवाल है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पावर एक बड़ा इशू बन सकता है। और कोई रिस्क? हाँ, एक और ट्रेंड है। एप्पल जैसी कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि एआई प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही हो जाए, फोन पर, लैपटॉप पर, ऑन डिवाइस एआई जिसे कहते हैं। मतलब डेटा सेंटर में भेजने की जरूरत नहीं? हाँ, अगर ये ट्रेंड कामयाब होता है तो शायद भविष्य में बड़े बड़े जीपीयू क्लस्टर्स की जरूरत थोड़ी कम हो जाए। ये भी एक संभावित रिस्क है एनवीडिया के डेटा सेंटर बिजनेस के लिए। और जियोपॉलिटिक्स, अमेरिका चीन वाला मामला? वो तो हमेशा ही एक फैक्टर रहता है। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है या सप्लाई चेन्स में दिक्कत आती है तो एनवीडिया जैसी ग्लोबल कंपनी पर असर पड़ सकता है। हमने H20 चिप्स वाले केस में देखा भी। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो गेमिंग चिप्स से शुरू हुई। हाँ, और आज एआई क्रांति का इंजन बन गई है। वो खुद चिप्स नहीं बनाते, पर उनका डिजाइन, उनका सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और मार्केट को समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें आज यहां पहुंचा दिया है। बिल्कुल, उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ब्लैकवेल जैसी नई टेक्नोलॉजी की डिमांड उनके मौजूदा दबदबे को दिखाती है। लेकिन भविष्य भी चुनौतियां भी हैं। एआई मार्केट स्टेबल रहेगा या नहीं? हाँ, कंपटीशन कितना बढ़ेगा, एनर्जी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ये सब बड़े सवाल हैं। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है आखिर में। बताइए। अभी
एनवीडिया का दबदबा इसलिए है क्योंकि एआई ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े जीपीयू क्लस्टर्स चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में एआई डेवलप करने का तरीका ही बदल जाए। कैसे? मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे इतने बड़े क्लस्टर्स की जरूरत ही ना पड़े, या कोई बिल्कुल नई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आ जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग या न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जो दिमाग की तरह काम करें। अच्छा। और वो एआई के लिए ज्यादा एफिशिएंट हो, तब एनवीडिया जैसी कंपनी का क्या होगा, जिसका पूरा बिजनेस मॉडल आज के जीपीयू बेस्ड एआई पर इतना ज्यादा निर्भर है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, आज का राजा कल। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जो आज सबसे जरूरी लग रहा है, कल शायद उतना ना रहे। तकनीक का पहिया घूमता रहता है, इस पर सोचना चाहिए।